हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्हाइट कोड अचीवर्स। आज मैं स्पेशली नीट 2026 के एस्पायरेंट्स को एड्रेस करने आया हूं। चाहे तुमने इस बार 12 दिया हो, चाहे तुम ड्रॉपर हो, अगर तुम किसी भी एस्पायरेंट को पूछते हो ना जिन्होंने नीट क्रैक किया, तुम चाहे मुझे ही पूछ लो कि आपके लिए आपके प्रिपरेशन का सबसे क्रूशियल टाइम कौन सा था, किसी भी पर्टिकुलर एस्पायरेंट ने जिसने नीट निकाला हो, जो अभी एमबीबीएस कर रहा है, बीडीएस कर रहा है, अगर तुम उनसे पूछते हो तो वो यही कहेगा, और कोई भी मुझे इस बात पे डिसएग्री नहीं करेगा कि जो मोस्ट क्रूशियल टाइम होता है वो लास्ट का 30 डेज होता है। लास्ट के 30 डेज में हमें क्या करना चाहिए, कैसे प्रोसीड करना चाहिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशली जिन लोगों ने इस बार 12 दिया है और नीट का सपना देख रहा है, तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रॉपर्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन 12 वालों को तो भाई साहब, क्योंकि 12 वालों को 11 भी रिवाइज करना है, तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए होता है। तुमने बोर्ड्स का एग्जाम दे दिया, तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हें पता नहीं यार 30 डेज को तुम क्या करोगे, राइट? तो इसलिए मैं इस वीडियो को लेके आया हूं। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। हम लोग ट्राई करेंगे कि 0 से 650 प्लस का स्ट्रेटेजी 30 डेज में हम लोग कैसे बना सकते हैं, उसके ऊपर विस्तार रूप से चर्चा करेंगे, इन डिटेल्स चर्चा करेंगे। ऑलराइट, सो यस, दिस इज अ क्रूशियल टाइम। पहले तो रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम लोग रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हम लोग ऑलरेडी बहुत पीछे हो जाते हैं। द क्लॉक इज ब्लीडिंग, एवरी सेकेंड यू वेस्ट इज अ रैंक यू लूज। अगर तुम मान लो कि तुम अगर स्टेट रैंक 100 वाले स्टूडेंट हो, और अगर तुम सोचते हो कि यार आज थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, 2 दिन सो जाते हैं, 2 दिन बाद तैयारी करते हैं, तो ये रैंक 1000 होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। और अगर तुम 1 हफ्ता का ब्रेक ले लेते हो, तुम बोलते हो कि सर नानी के घर घूम के आता हूं, सर मामा के घर जाता हूं, सर दोस्तों के साथ मिलता हूं, ये वो अगर करते हो तो स्टेट रैंक 10,000 तक पहुंच जाओगे। ऑल इंडिया रैंक पे तो मैं भाई साहब और 2 जीरो लगा दूंगा शायद, है ना? बट ये होते ही क्या होगा कि तुम आउट ऑफ द रेस हो चुके हो, तुम आउट ऑफ द रेस हो चुके हो। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट एसेट अभी तुम्हारे पास जो है वो है समय। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एसेट तुम्हारे लिए समय है, और इस बात के गहराई को समझो, दिमाग में घुसा लो। अगर तुम्हें लगता है कि एग्जाम मई को है, बट नो, इट्स क्लोजर देन यू थिंक। ओके, यस, एंड व्हाई द एग्जाम इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर यू, बिकॉज द नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स इज लार्ज। सबको डॉक्टर बनना है यार, कोई पेशेंट बनना ही नहीं चाहता। मैंने बोला भी था कि तुम अगर दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पैन इंडिया में कंपेयर करते हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो बैंकिंग के एग्जाम्स हो, सबसे ज्यादा एस्पायरेंट्स 2.5 मिलियन, 25 लाख एस्पायरेंट्स नीट का तैयारी करता है। 25 लाख लोग ये सपना लेकर के एग्जाम का फॉर्म फिलअप भरता है कि वो भी किसी दिन इस एप्रॉन को पहनेगा, वो भी किसी दिन अपने इस स्टेथोस्कोप को गले में लगाएगा, और वो भी किसी दिन डॉक्टर बनेगा, वो भी किसी दिन डॉक्टर बनेगा। ठीक है, लेस देन 5% सिक्योरिंग सीट्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। स्टेट लेवल पे बात करो तो 2 से 3% ही तुम कह सकते हो। ठीक है, इट्स फॉर श्योर लेस देन 5। मतलब तुम ये मान लो, और अगर मैं कैटेगरी वाइज बोलूं, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ये परसेंटेज और कम हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यार तुम्हारे साथ कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, स्टेट लेवल पे भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आई थिंक स्टेट में अभी इस साल 50 से 60 हजार लोग हो जाएंगे एप्लीकेंट्स। ठीक है, और उसमें से ऑब्वियसली अगर 60,000 होता है तो नियर अबाउट तुम पकड़ लो 55,000 स्टूडेंट्स तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया। लास्ट का जो 5,000 स्टूडेंट्स है उसमें भी कैटेगरी मिला के, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स 58,000 से ऊपर स्टूडेंट्स ही पकड़ो जो एलिमिनेट होने वाला है। ठीक है, ये एक ऐसा लड़ाई है ना जिसमें तुम्हें दूसरे को पछाड़ के आगे जाना है, मोर लाइक अ स्क्विड गेम। अगर तुमने नेटफ्लिक्स में स्क्विड गेम को देखा है, इट्स वेरी मच लाइक अ स्क्विड गेम। ओके, सो विल यू बी द एलाइट फ्यू और विल यू बी द फॉरगॉटन मेनी? यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। एक बार तुमने नीट क्रैक कर लिया, डॉक्टर का टैग लगा लिया, लाइफ लॉन्ग वो टैग रहेगा, एक अच्छा कैरियर रहेगा, सब कुछ रहेगा, और तुमने अगर डिसाइड किया है कि भाई मुझे नीट का तैयारी करना है, मुझे नीट देना है, मुझे डॉक्टर बनना है, पहले तो मैं तुम्हारे लिए ताली बजाना चाहता हूं। बिकॉज ये सिचुएशन जानने के बाद अगर तुमने डिसाइड किया है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तुम उन लोगों में से हो
और अगर तुम क्रैक कर लेते हो तो भाई तुम उन लोगों में से बनोगे जो एलाइट क्लास का है, ठीक है। तुम वो फॉरगॉटन वालों में से नहीं हो, तुम वो सेनापति हो जिसने ओपोनेंट को एक तरीके से तुम पछाड़ दिया है पूरा। हमने जब नीट क्रैक किया था हमारे टाइम में 30-35 हजार एस्पायरेंट्स था, सीट जो है करीब करीब 700 के आसपास था, अनरिजर्व कैटेगरीज में लेस देन 500 बोल सकते हो, प्रीटी मच लेस देन 500 एक्चुअली। तो इसका मतलब है हमने उस बैटल को जीतने के लिए कम से कम 29,000 लोगों को हराया है भाई, उससे ज्यादा इनफैक्ट 29,000 लोगों को हराया है। उसके बाद हम जो है बैटलफील्ड में खड़े रहे, हमारे साथ कुछ लोग और खड़े रहे, बाकी सब मर गए, फॉरगॉटन आर्मी। ओके, सो द पेन ऑफ डिसिप्लिन इज फार लेस देन द पेन ऑफ रिग्रेट। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। दिस इज योर फ्यूचर सेल्फ एज अ डॉक्टर। तुम्हें लाइफ में कभी भी ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि पेपर देखने के बाद तुम देख रहे हो कि सपोज तुमने मेरा यूट्यूब का डेमो क्लास देखा या कुछ भी देखा, तुमने यूट्यूब में देखा या अपना बुक्स को ही पढ़ा, कुछ भी किया, तुम्हारे स्कूल टीचर का नोट व्हाटएवर, तो तुमने सपोज मेरा वो वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद मैंने उस वीडियो में बोला कि देखो यार ये आएगा ये आएगा ये आएगा, और तुम क्या कर रहे हो यार, तुम स्किप कर रहे हो, तुम 10 सेकेंड्स आगे बढ़ गए, तुमने उस चीज को नोट नहीं किया, मेरा बात को नहीं सुना, और एग्जाम में वही क्वेश्चन आ गया। क्योंकि तुम डिसिप्लिन नहीं थे इसलिए तुमने पूरा वीडियो नहीं देखा, क्योंकि तुम डिसिप्लिन नहीं थे इसलिए तुमने पूरा वीडियो नहीं देखा, और बाद में जब एग्जाम में जब तुम उस क्वेश्चन को देखोगे ना, वो 4 मार्क, और तुमको देख के लगेगा कि अरे यार ये तो देखा देखा लग रहा है, अरे ये तो सर ने बोला था यार ये आने वाला है, आ गया, ओ माय गॉड कितना बड़ा गलती हो गया मेरे से। और रिग्रेट से निकलना बच्चों बहुत मुश्किल होता है। मैं तुमको एक लाइफ लेसन भी देना चाहता हूं, लाइफ में कुछ भी हो जाए रिग्रेट नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। हम लोग स्ट्रेस से लड़ सकते हैं, हम लोग एंजाइटी से लड़ सकते हैं, हम लोग बहुत सारी चीजों से लड़ सकते हैं, लेकिन रिग्रेट से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। तुम खुश रहोगे, अचानक से एक रिग्रेटफुल थॉट आएगा, यार काश वो कर लिया होता, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो द पेन ऑफ रिग्रेट, डिसिप्लिन में भी दर्द है। मैं थोड़ी बोल रहा हूं कि दिन में 8-10 घंटा बैठ के पढ़ना इजी है, बिल्कुल नहीं है। मैं करके बता रहा हूं भाई, मैंने 24 घंटे में 23 घंटा 57 मिनट 23 आवर्स 57 मिनट्स भी पढ़ा है ड्यूरिंग माई MBBS। ओके, मतलब 3 मिनट सोया था उस दिन, आज भी याद है मेरे को, ठीक है। बहुत पेनफुल होता है भाई, बहुत पेनफुल होता है, लेकिन वो पेन अच्छा लग गया जब मैं वो एग्जाम पास हो गया, जब मैं अपना प्रोफेशनल एग्जाम पास हो गया MBBS का, समझ रहे हो। तो तुम छोटे हो, तुम्हारे लिए तुमको 23 घंटा पढ़ना भी नहीं है, मैं बोलूंगा भी नहीं, बट तुम अगर 8-10 घंटा भी पढ़ते हो उसमें ऑब्वियसली दर्द होगा, शरीर में दर्द होगा, दिमाग जो है बर्नआउट फील करेगा, बट वो पेन बेटर है। हमेशा याद रखना, रिग्रेट के पेन से वो पेन बहुत बेटर है, ठीक है। क्या तुम्हें लगता है तुम डूब रहे हो? क्या तुम इन तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो? मैसिव बैकलॉग्स, ठीक है, पेंडिंग चैप्टर्स, तुमने एक चैप्टर शुरू किया था उसको आधे में छोड़ दिया, जैसा कि मैंने कहा वीडियो को स्किप कर रहे हो, देख नहीं रहे हो अच्छे से, एंड तक नहीं देख रहे हो, कोई एक क्वेश्चन मैंने करने दिया वो क्वेश्चन तुम नहीं कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, एक चैप्टर का किया दूसरे का नहीं किया, फिर दूसरे में चले गए तीसरे में, ऐसे करते करते तुमने देखा कि यार कुछ दिनों बाद 15-20 चैप्टर का बैकलॉग जमा हो गया है, 15-20 चैप्टर जो है मैंने अच्छे से रिवाइज ही नहीं किया, 15-20 चैप्टर मैंने पढ़ा ही नहीं, और ये बढ़ता चला जाता है। क्या ये सिचुएशन में तुम फंसे हुए हो? दूसरा सिचुएशन, आर यू हैविंग एनी काइंड ऑफ लो कॉन्फिडेंस? क्या कॉन्फिडेंस तुम्हारा कम हो रहा है? तुम जब पेपर अटेम्प्ट करते हो, कोई भी इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट देते हो या क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, घर में तुमसे नहीं हो रहा है या तुम्हारा मार्क्स कम आ रहा है, यू आर स्कोरिंग लो, एंड इसके बाद तुमको लग रहा है कि नहीं यार मेरे को तो नहीं होने वाला है, मेरे से तो नहीं होने वाला है। तीसरा है तुम्हारा कांस्टेंट एंजाइटी। क्या तुम्हें ये भी हो रहा है? ऑब्वियसली जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनको ये एंजाइटी वाला फैक्टर होता ही है, ठीक है। देयर इज अ कांस्टेंट फियर ऑफ फेलियर व्हिच इज पैरालाइजिंग योर डेली प्रिपरेशन। तुम बिकॉज ऑफ एंजाइटी यू आर नॉट एबल टू स्टडी, तुमको लग रहा है यार नहीं होने वाला इस बार, नहीं होने वाला इस बार, नहीं होने वाला इस बार। तो क्या ये सब सिचुएशंस में तुम हो? सो दिस इज हाउ वी हैव डायग्नोज्ड द स्ट्रगल। सो फॉर दैट, अब देखो प्रॉब्लम्स तो है, प्रॉब्लम का मैं हमेशा हर वीडियो में ट्राई करता हूं कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस को भी लेके आऊं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को भी लेके आऊं। तो व्हाट इज द प्रूवन रोड मैप, द सक्सेस स्ट्रेटेजी, जो हमने खुद भी किया है
और जिन मेरे स्टूडेंट्स को मैंने स्टेट रैंक 36 दिया है, मैंने स्टेट रैंक 69 दिया है, मैंने स्टेट रैंक 70 दिया है, मैंने स्टेट रैंक 250 दिया है, मैंने स्टेट रैंक 273 दिया है, मतलब टॉप 500 में बहुत बच्चे हैं, टॉप 100 में भी बच्चे हैं। तो ये सारे जो रैंक्स मैंने दिया है और जिन स्टूडेंट्स का मैंने देखा है 600 का ऊपर, 650 का ऊपर मार्क्स आता है, तो भाई वो लोग क्या करता है, ठीक है। बहुत लोगों के साथ बात किया है और मैंने खुद भी किया ये सब काम, तो मुझे पता है बेसिकली कि क्या करना होता है। और मैंने एक चीज देखा कि यार ये सपोज 15 स्टूडेंट से मैंने बात किया जिनका स्कोर 600 का ऊपर था, 650 के ऊपर था, तो इन 15 लोगों में क्या क्या क्वालिटीज कॉमन है, क्या क्या चीजें उन लोगों ने किया है, तो उन सब चीजों को ही मैं यहां पे लेके आया हूं, ठीक है। सो इट्स अ प्रूवन स्ट्रेटेजी, इट्स नॉट दैट कि मैं गूगल खोल के कहीं से भी देख के कोई, मैं तो देखता हूं कि आजकल यूट्यूब में कोई भी ज्ञान दे देते हैं भाई, कोई भी उठ के ज्ञान दे देता है कि भाई ऐसे करो वैसे करो वैसे करो। अरे क्या तुमने बात किया है टॉपर्स से? क्या तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये काम कर रखा है? क्या तुमने खुद उस एग्जाम को दिया है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या तुम्हें पता है कैसे स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होता है उस एग्जाम में? क्या तुमने वो 720 वाला पेपर अटेम्प्ट किया है कभी? नहीं किया है, फिर भी ज्ञान दे रहे। तो मैं यहां पे बकवास करने नहीं आया हूं, मैं पूरा प्रूवन स्ट्रेटेजी लेके आया हूं। और प्रूवन स्ट्रेटेजी क्या है भाई साहब? तो हमारा गोल ये है 650 प्लस, ठीक है, 650 प्लस हमारा गोल रहना चाहिए। हाँ, स्टेट में ऑब्वियसली कट ऑफ कम भी हो सकता है, बट एटलीस्ट जब हम प्रिपेयर करेंगे तो हम ये सोच के चलेंगे कि यार वर्स्ट के सिनेरियो है, कट ऑफ बढ़ने वाला है, तो हम लोग 650 का दिमाग में रख के बोलेंगे। और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मैं बात करूंगा, ठीक है। ऑब्वियसली ओबीसी एससी में थोड़ा सा कम होगा और एसटी में बहुत ज्यादा कम होगा, बट स्टिल हमें दिमाग में ड्यूरिंग प्रिपरेशन यही रखना है। सो डे 1 जब तुम्हारा स्कोर 0 था और नीट तक हम लोग जब पहुंचेंगे तो हमारा स्कोर 650 तक कैसे होगा? हाउ इज दिस जंप पॉसिबल? ओके, सो विल डिस्कस अबाउट इट। सो देयर आर 4 फेज, ओके, 4 फेजेस है। 4 फेजेस में जो फेज 1 होता है वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, जो कि हम लोग लेक्चर्स के थ्रू, मैं लेक्चर्स के थ्रू जो दे रहा हूं, और मैं वहां पे बिल्कुल ट्राई कर रहा हूं कि पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रहे। जहां जहां कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी चाहिए वहां वहां कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रहना पड़ेगा, ठीक है। जहां जहां, और मैं ये कहना चाहता हूं कि तीनों सब्जेक्ट्स में, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो, तीनों सब्जेक्ट में 60 to 70% जो चीजें होता है वो कंसेप्चुअल होता है। 30% के आसपास जो है वो रटना पड़ता है, ठीक है। बायो में थोड़ा ज्यादा रटना पड़ता है, फिजिक्स में थोड़ा कम रटना पड़ता है, बट रटना तो पड़ता है, ठीक है। ये भी रियलिटी। तो फेज 1 इज योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। फेज 2 जो हम लोग क्लास में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं, दैट इज द स्ट्रेंथ प्रैक्टिस, ठीक है। जो भी एक्सपर्ट फैकल्टी है उसको पता है कि इस टॉपिक का कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ाने के बाद हम लोग जब एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चल जाता है वो सब चीज, जो ऑब्वियसली तुम क्योंकि स्टूडेंट हो और तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है ये सब चीजें एनालिसिस करना, करेक्ट। तो उसके लिए हम लोग बैठे हैं, तो तुम्हें उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तीसरा है एक्टिव रिवीजन। रिवीजन गाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर प्रिपरेशन, बिकॉज चीजों को हमें कॉन्सेप्ट तो है ही, उसके साथ हमें चीजों को रटना भी है, कुछ चीजों को रटना भी है। तो उसके लिए ये एक्टिव रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इमीडिएटली क्लास के बाद तो रिवीजन करना ही चाहिए, ठीक है। इमीडिएटली क्लास के बाद तो रिवीजन करना ही चाहिए। उसके बाद तुम चाहे तो अभी, क्योंकि टाइम कम है तो मैं बोलूंगा 6 घंटे बाद रिवाइज करो, हालांकि प्रॉपर रिवीजन के बारे में भी कभी मैं बात करूंगा। और उसके बाद तुम हफ्ते में एक बार, 1 वीक में एक बार उस टॉपिक को वापस से देख लो। अभी के लिए इतना काफी है क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, ठीक है। बट दिस इज समथिंग यू हैव टू डू। एंड लास्टली वी हैव द फाइनल 30 डेज स्प्रिंट, जिसको मैं पूरा लेकर के आया हूं। क्या करना है हमें उन 30 डेज में, उन 30 डेज में हमें करना क्या है, ठीक है। सो चलो अब थोड़ा थोड़ा हम लोग इसको ब्रेक करके पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की अगर हम लोग बात करें तो यू हैव टू मास्टर द बेसिक्स, ओके। बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो प्रिपरेशन को आज ही छोड़ दो। चाहे तुम ड्रॉपर हो, चाहे तुम 12 में पढ़ रहे हो, तुम्हें कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेसिक्स तो क्लियर करना पड़ेगा। इसलिए तुम देखोगे मैंने जो कोर्स लॉन्च किया है उसमें पहले जो भी चैप्टर मैंने पढ़ाया है, चाहे वो बायो का चैप्टर हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, उसमें तुम देखोगे कि मैंने थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाया है। हालांकि लेंथ ऑफ द लेक्चर्स आर स्मॉल, बट मैंने, क्योंकि कुछ चीजें जो है मैं स्किप कर सकता था, लेकिन मैंने स्किप नहीं किया। यूनिट कन्वर्जन्स हो गया,
ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ग्राफ को कैसे एनालाइज करते हैं, केमिस्ट्री में जो प्रेशर का अलग अलग यूनिट्स होता है, वॉल्यूम का अलग अलग यूनिट्स होता है, उनको इंटर कन्वर्ट कैसे किया जाता है, टेम्परेचर को कैसे करते हैं चेंज, बायो में सेल का स्ट्रक्चर हो गया, क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग है, ठीक है, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज, बायो में बहुत सारा चीज जो है टर्मिनोलॉजी ही क्लियर कर देता है। अगर तुमको टर्म का मतलब पता है तो तुम्हें पता ही है कि भाई ये क्या चीज है, तब तुम्हें और रटने का जरूरत ही नहीं है। सो यू हैव टू मास्टर द बेसिक्स, ठीक है। डायरेक्टली न्यूमेरिकल में मत कूदना, डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मत कूदना, पहले तो भाई साहब सॉलिड तुम्हारा बेसिक्स बना लो। दूसरा ये मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे एनसीईआरटी जो है वो तुम्हारा बाइबल है, ठीक है। जैसे क्रिश्चियन धर्म में माना जाता है कि सैल्वेशन को प्राप्त करने के लिए बाइबल को मानना जरूरी है, इस्लाम में कुरान के बारे में बोला गया है, और हिंदुइज्म में तो कई सारे किताब है, भगवत गीता इज द मोस्ट पॉपुलरली रेड बुक। सो मोक्ष प्राप्त करने के लिए गीता पढ़ता है लोग, कुरान पढ़ता है, बाइबल पढ़ता है। वैसे ही नीट प्राप्त करने के लिए तुम्हें एनसीईआरटी को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। सर हमारे पास तो टाइम नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने का, अभी हम फिजिक्स के एनसीईआरटी को कैसे समझे लास्ट मोमेंट में, तो टेंशन मत लो, उसके लिए तो मैं हूं ही, ठीक है। तो अगर तुम मेरे साथ कनेक्टेड हो, मेरा नोट्स पढ़ रहे हो, तो यू डोंट नीड दी एनसीईआरटी, क्योंकि मैं एनसीईआरटी को कवर करता ही हूं, ठीक है। ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स, एवरी सिंगल लाइन इन द एनसीईआरटी कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन, राइट। एंड आई विल टेल यू इन द क्लास ओनली कि भाई क्या है क्या नहीं है। दूसरा जो मैंने कहा था स्ट्रेंथ एंड प्रैक्टिस के बारे में, ट्राई करो कि यार 100 क्वेश्चंस तो अभी करो एटलीस्ट दिन का। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो डेफिनेटली मिलेगा, बायो में हो सकता है कि 100 क्वेश्चन एक चैप्टर के में करने के बाद छोटे चैप्टर्स में 100 क्वेश्चन ना भी मिले, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुम डेफिनेटली ये काम कर सकते हो, 100 क्वेश्चंस करने का प्रयास करना फिजिक्स और केमिस्ट्री में एटलीस्ट, ठीक है। बायो में भी करना, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में तो डेली बेसिस में हमें करना ही है, न्यूमेरिकल्स हमें प्रैक्टिस करना ही है। एक बार बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के बाद न्यूमेरिकल करना है, जो मैं क्लास में बेसिकली जो होमवर्क के फॉर्म में देता हूँ और फिर मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करता हूँ, तो उन सब क्वेश्चंस पे हमें बिल्कुल फोकस रखना है। दूसरा एनालिसिस, जब तुम गलती करते हो तुम देखो कि सर ने कैसे सॉल्व किया, मैंने कैसे सॉल्व किया, कहां गलती हुआ है मेरे से, तो ये एरर एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर तुम एक पर्टिकुलर एरर को एनालाइज करते हो, ये चीज मैंने देखा भी है, ठीक है, ये भी प्रूवन चीज है। अगर तुम एक बार एरर को एनालिसिस करते हो तो एग्जाम हॉल में जब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि वो तुम गलती नहीं करोगे। तो इसलिए गलती से घबराना नहीं है, गलती को एनालाइज अगर नहीं करते हो तब घबराना है। तीसरा है तुम्हारा टाइम बाउंड ड्रिल्स, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई, प्रैक्टिकल बनो। इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, 720 मार्क्स का पेपर है और तुम्हारे पास 720 मिनट्स है, समझ रहे हो ना भाई, है ना, सॉरी 720 मिनट्स नहीं, 180 मिनट्स है, 180 क्वेश्चंस कंटेनिंग 4 मार्क्स, दैट मींस 720। तो 720 मार्क्स एंड यू हैव 180 मिनट्स, मतलब एक क्वेश्चन में तुम्हें 1 मिनट का समय मिलेगा। तो जब तुम ये न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, फोन में टाइमर लगा दो, फोन का अच्छा यूज करो मेरे भाई। फोन में तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे, फेसबुक स्क्रॉल करोगे, ठीक है, अब और भी कुछ कुछ एप्स है, वो सब पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा क्या है कि भाई तुम टाइमर लगा, फोन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो, फोन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो। बहुत सारे एंड्रॉइड में जेन मोड आता है, वो सब लगा दो, ठीक है, टाइमर लगाओ, टाइमर लगा के क्वेश्चन करना है। तुमने सपोज फिजिक्स का 40 क्वेश्चंस पकड़ा कि ये 40 क्वेश्चन सर ने होमवर्क दिया है, ये मुझे करना है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तुमने देखा 15 क्वेश्चन है, तो तुम्हें क्या करना है, टाइमर लगाना है 1 से 1.5 मिनट का पर क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन के लिए तुम 1 घंटा का टाइमर लगाओ और तुम देखो कि तुमसे 1 घंटे में सॉल्व हो रहा है कि नहीं। पहले बार में नहीं होगा, पहले बार में हो सकता है 20-25 क्वेश्चन हो, लेकिन उसको लास्ट तक हम लोग लेके जाएंगे। हमें लड़ते रहना है। और तुम मुझसे लिखवा लो, अगर तुम डेली करते हो ये काम, तुम देखोगे यार 20 दिन में ही बहुत आगे चले जाओगे, 20 दिन में ही बहुत आगे चले जाओगे, ठीक है। तीसरा जो फेज है एक्टिव रिवीजन वाला, सो दिस इज समथिंग जो रट्टा वाला पार्ट है, उसके लिए मैंने ये वाला स्लाइड डाला है। तो देयर आर सम मेमोरी रिटेंशन सीक्रेट्स, ओके, लाइक इफ यू रीड समथिंग पैसिवली, ऐसे तुम जैसे कि जो यूजुअली पढ़ते भी है स्टूडेंट, रीडिंग मार रहे हो, ऐसे पकड़ के रीडिंग मार रही है, बुक लिया, बुक लेकर के तुमने पढ़ लिया। सपोज मैं पढ़ रहा हूँ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, ठीक है, ये मेड स्कूल का बुक है। तो BPH इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज नोडुलर हाइपरप्लेजिया,
is the most common benign prostatic disease in men older than 50 years of age. Approximately 30% of white. This is passive reading. This is passive reading. Active reading क्या होता है मैं करके दिखा रहा हूं तुमको. Active reading क्या होता है मैं करके दिखा रहा हूं. मेरा BPH also referred to as nodular hyperplasia. अच्छा, मतलब BPH को हम लोग nodular hyperplasia भी बोलते हैं. Nodular hyperplasia क्या है? BPH है. अच्छा ठीक है. Benign prostatic hyperplasia is the most common benign prostatic disease in men older than 50. कितना उम्र? 50 साल से ज्यादा. अच्छा, ये होता है एक्टिव रीडिंग. अब ये करने के बाद मैं क्या करूंगा? मैंने किताब हटा दिया. अब मैं सोचूंगा BPH क्या था? Benign prostatic hyperplasia. और क्या बोलते हैं? नोडुलर हाइपरप्लेजिया. अच्छा, किस में कॉमन होता है? मर्दों में. किस उम्र के बाद? 50 साल के बाद. समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? इसको एक्टिव रीडिंग बोलते हैं. जब तुम बायो को पढ़ोगे स्पेशली तो तुम्हें ये एक्टिव रिकॉल करना है. ठीक है? पैसिवली ऐसे रीडिंग मार रहा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि टीचर ने क्लास में खड़ा कर दिया और बोला है कि पढ़ो उसको. तो जो हम लोग बचपन में करते आए हैं ना, स्पेशली लिटरेचर वाले सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश में, सोशल में, तो एक्टिव रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है? एंड स्पेस रिपीटेशन, जैसे कि मैंने अभी एक बार पढ़ा था, उसके बाद मैंने तुरंत उसको किया. फिर तुम यही काम जो है आधे घंटे बाद कर सकते हो. ऑलराइट. टेस्ट योरसेल्फ एवरी 3 days ऑन ओल्ड टॉपिक्स टू प्रिवेंट द मेमोरी फेड. ठीक है? थर्ड डे को जो तुमने 3 दिन पहले पढ़ा, मैं अभी कहूंगा कि यार लास्ट मोमेंट के लिए इसको तुम 1 week एक्सटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तुम एक संडे पिक कर लो और जो कुछ भी तुमने पढ़ा था लास्ट संडे को, उसको एक बार रिकॉल करने का कोशिश करो. ठीक है? 3 दिन में अगर कर सकते हो वेरी गुड. अगर नहीं कर सकते, मैं 12 वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, स्पेशली जिन्होंने इस बार 12 दिया है, तो तुम 1 week में भी अगर करोगे कोई दिक्कत नहीं है. अल्टीमेट वेपन्स क्या है? शॉर्ट नोट्स फॉर द लास्ट मिनट आर योर की टू सक्सेस. ओके? तो फिजिक्स में जितना फॉर्मूलाज है, केमिस्ट्री में भी जितना फॉर्मूलाज है, नेम रिएक्शंस है, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस है, बायो में जितने एग्जांपल्स है, साइंटिस्ट के नाम है, जो चीजें जो रटना पड़ता है. मैं हमेशा कहता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि मुझे जितना याद है वो तुम्हें भी याद होना चाहिए, क्योंकि मैं 60 to 70% तो कॉन्सेप्ट पे ही रिलाई करता हूं. मुझे नहीं याद है भाई. मुझे तुम न्यूमेरिकल अगर दोगे, अचानक से मैं अगर देखूंगा कि वो न्यूमेरिकल फॉर्मूला से ही सॉल्व होता है, तो ही मेरे को वो फॉर्मूला याद है. अदरवाइज अगर मुझे लगता है कि ऑल्टरनेट है, कॉन्सेप्चुअली हम लोग चीजों को कर सकते हैं, बिना पेन यूज करके भी कुछ चीजें हम लोग कर सकते हैं, तो मैं कॉन्सेप्ट पे ही रिलाई करता हूं. बट जो चीजें रटना है ना, वो जो 30% का मैंने बात किया है, उसके लिए प्लीज तुम्हें ये शॉर्ट नोट्स बनाना है. ये बहुत पावरफुल वेपन है. मेरा वो डायरी खो गया, नहीं तो मैं तुम्हें दिखाता. मेरे पास एक डायरी हुआ करता था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, और उस डायरी में मैंने, इतना मोटा डायरी था बस, और उसमें पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब था. ठीक है? और एक मैंने डायरी बनाया था जहां पे मैंने जो मैं टेस्ट में गलतियां करता था उस क्वेश्चंस को मैं लिखता था. तो वो 2 डायरी जो था ना, दोज वर द मोस्ट पावरफुल वेपन्स इन माय एंटायर प्रिपरेशन. और वो मैंने लास्ट के 2-3 महीने में ही किया था. ठीक है? और लास्ट का 1 महीना में वो डायरी मेरे लिए सबसे पावरफुल, मेरा ब्रह्मास्त्र बन गया था वो. फेज 4, द फाइनल 30 days. ठीक है? तो अब हम लोग कम बैक करेंगे. ठीक है? हनी सिंह बाजी जैसा कम बैक करेंगे. सो द कम बैक स्ट्रेटेजी. तो भाई साहब, दिस इज वेयर लेजेंड्स आर मेड. अभी मैंने एक लेजेंड का नाम भी ले लिया है, हनी सिंह, है ना. द फाइनल मंथ इजंट फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स, इट्स फॉर रिफाइनिंग एंड एलिमिनेटिंग वीक पॉइंट्स. तो अभी हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हम लोग नया कॉन्सेप्ट बनाएंगे, नया कुछ करेंगे. अगर तुम्हारा प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुका है, या मेरा अगर क्लास अटेंड कर रहे हो, तुमने वो क्लास पे जो कुछ भी पढ़ लिया है सफिशिएंट है. तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा जाके बुक में खोल के नहीं देखना है. ठीक है? बहुत गलतियां करता है लोग. ठीक है? और ज्यादा लोगों से एडवाइस मत लो प्लीज. बहुत लोग गलत एडवाइस भी देते हैं अनफॉर्चुनेटली. तुम जाके बोलोगे, वो बोलेगा नहीं तुमने ये किताब किया कि नहीं, ये किताब नहीं करोगे तो नहीं होगा. बड़ा नाम ले लेगा. मैं बुक्स का नाम नहीं लूंगा वीडियो में, बट ऐसे बुक्स का नाम ले लेगा. तुमको लगेगा अरे यार मैंने तो ये किया ही नहीं. कुछ लोग ये सब ऑन पर्पस भी करते हैं, वो तुम्हारा सक्सेस नहीं चाहते. ठीक है? मैं चाहता हूं भाई, मैं स्ट्रांगली चाहता हूं, इसलिए मैं तुमको पूरा सच्चाई बता रहा हूं, पूरा प्रूवन स्ट्रेटेजी बता रहा हूं. मॉक टेस्ट ड्रिल लास्ट 1 month में ट्राई करना कि एक फुल सिलेबस टेस्ट हर दिन दो. ठीक है? जो लोग इस बार 12 अपेयर कर रहे हैं उनको हर दिन देने का जरूरत नहीं है. वो हो सकता है कि 4-5 दिन में एक दे, कोई दिक्कत नहीं है. ओके? और वो मैं ऐप में अवेलेबल करा ही दूंगा, डोंट वरी. तो
ड्रॉपर लोगों को तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार ट्राई करो कि लास्ट 30 डेज में एक फुल सिलेबस पेपर जो है वो दो। फुल सिलेबस पेपर तुमको कहीं से भी मिल जाए, थोड़ा अच्छा वाला लेना, ठीक है, थोड़ा अच्छा वाला लेना। ओके, नाउ सब्जेक्ट्स को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, फिजिक्स की बात करते हैं। मैंने कुछ कुछ बातें ऑलरेडी कहा है तुमको। फिजिक्स में 1 पेज पर चैप्टर, मतलब जो शॉर्ट नोट मैंने बोला है ना, 1 पेज पर चैप्टर ले लो और उसको वॉल में लगा दो, ठीक है। तुम्हारा अगर वॉल भरा नहीं है तो फिर तुम मेरे जैसा डायरी यूज कर सकते हो, ठीक है। बट वॉल में लगाने से क्या होता है ना कि जैसे तुम नींद से उठे, नींद से उठने के बाद तुमको अब ब्रश करने के लिए जाना है, तुमको ब्रेकफास्ट करना है, तो तुम उसके पहले एक बार मुंह धो के आके बस उस वॉल को ऐसे देखो, हाँ ये था, ये वो था, ये वो था। फिर एक्टिव रिकॉल करो, मत देखो वॉल की तरफ, नीचे देखो। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mv²/r है। अच्छा, v इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इंटू आर होता है। ओके। अल्फा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और तुम्हारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में क्या फर्क है? ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या, ऐसे वो फॉर्मूला लिखा होना चाहिए पहली बात तो। उसके बाद तुमको ये काम करना है, 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट मोमेंट है तो मैं 5 साल ही बोलूंगा, ठीक है। ट्राई करो कि उस क्वेश्चन को 2 बार करो। मैं तो हालांकि क्वेश्चन सॉल्व करवाता ही हूं, तो एक बार मेरे साथ सॉल्व कर लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके बाद खुद से करना। तीसरा है विजुअलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक एंड फिजिकल इंट्यूशन बिफोर द मैथ्स। ओके, तो कभी कभी क्या होता है ना, बोलते हैं कार इज मूविंग, ये वो, लिफ्ट, एलिवेटर, ये वो, तो उसको थोड़ा पिक्चर करने का कोशिश करो, ठीक है। डायग्राम, जहां जहां हम लोग डायग्राम बना के फिजिक्स में न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं वो बहुत बढ़िया है। डायग्राम जो है उस क्वेश्चन को बहुत आसान बना देता है, क्योंकि एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो डायग्राम कभी कभी नहीं देता है। ओके, और अगर देगा भी तो उससे तुम उतना ज्यादा मतलब कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो तुम क्वेश्चन को पढ़ो, फिर डायग्राम को देखो या खुद से डायग्राम बनाओ और फिर तुम सॉल्व करने की कोशिश करो। विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में आते हैं कि केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। पहले हम लोग अगर ऑर्गेनिक की बात करें, मैं पहले ऑर्गेनिक का बात करना चाहूंगा, तो रट्टा मारने से अच्छा है कि थोड़ा सा मैकेनिज्म को समझ लो, ठीक है। कुछ कुछ रिएक्शंस का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। हालांकि तुमको बोर्ड एग्जाम नहीं है कि तुमको नहीं बोलेगा कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस SN1 रिएक्शन और फॉर 5 मार्क्स, नहीं, बट उसमें इंटरमीडिएट्स क्या बनता है, इंटरमीडिएट अगर कार्बोकैटायन है तो कैसे रीअरेंजमेंट होता है, कार्बेनायन होने से क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, फ्री रेडिकल होने से क्या होगा। तो ये सब चीजें अगर हमें पता है ना तो हमें वो रिएक्शन रटना नहीं पड़ता है, ठीक है। हाँ, जो नेम रिएक्शन होता है वो रटना पड़ता है, क्योंकि नेम रिएक्शन साइंटिस्ट ने दिया है भाई, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है, तो उसके लिए तो मैंने जो बोला ही था, नेम रिएक्शन का एक शीट बना लो, उसको तुम चाहे वॉल में चिपकाओ, उसको तुम चाहे डायरी में लिखो। इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीडिंग करना है। अगर तुम मेरा कोर्स में हो, मेरे स्टूडेंट हो, तो तुम्हें इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो काम करके रखा है। एनसीईआरटी का हर एक चीज बताया है और मैंने एट द सेम टाइम उन चीजों को कैसे रटना है वो भी बताया, ठीक है। मुझे कैसे याद रहता था वो भी मैंने बताया, ठीक है। इनऑर्गेनिक में रटने वाला चीज होता है थोड़ा सा एक्सेप्शंस। हालांकि जहां जहां एक्सेप्शंस में लॉजिक मुझे थोड़ा बहुत मिलता है या निमोनिक्स मिलता है, ट्रिक मिलता है, स्टोरी सुना सकता हूं, वो भी मैं करता हूं इन माय कोर्स। बट अगर तुम मेरे साथ एसोसिएटेड नहीं हो, तुम कहीं और कोचिंग लेके रखा है तुमने, तो मैं तुमको यही सजेस्ट करूंगा कि तुम एक्सेप्शंस को एटलीस्ट हाईलाइट करके रखो अपने नोट्स में, अपने कॉपी में, और उसको भी एक शीट में लिख लो। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात है तो जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है सॉल्यूशन चैप्टर में, केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में, फिर तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट में, राइट, थर्मोडायनेमिक्स में भी तुम्हारा डेल्टा H और डेल्टा U वाला रिलेशन में डायरेक्ट तुमको फॉर्मूला से ही सॉल्व करना होता है। तुमको 2-3 चीजें देगा और एक चीज पूछ लेगा। एक इक्वेशन में मान लो 3 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल का वैल्यू दे देगा, तीसरा पूछ लेगा। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन होता है, कोई भी कर सकता है इसको, ठीक है। बस उस न्यूमेरिकल को थोड़ा केयरफुली सॉल्व करना होता है, तुमको बस प्लस माइनस मल्टीप्लाई में गलती नहीं करना होता। तो जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को मास्टर कर लो भाई, ठीक है, कि ये आएगा तो मैं कर दूंगा, बाकी का पता नहीं बट ये तो कर दूंगा। प्रायोरिटाइज हाई स्पीड प्रैक्टिस फॉर कैलकुलेशन एक्यूरेसी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे टाइमर लगाने का मैंने बात बोला। फिजिकल केमिस्ट्री इज वेरी मच लाइक फिजिक्स, ठीक है, वेरी मच लाइक फिजिक्स। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो चाहे कुछ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो दे सकता है ऐसा इधर उधर का, तो उस क्वेश्चंस को
एनालाइज करके सॉल्व करना पड़ सकता है, बट एटलीस्ट तुम अपने स्पीड को तो बढ़ा लोगे, है ना। तो फिर से फॉर्मूला से अगर तुम कोई न्यूमेरिकल का सॉल्व कर रहे हो, अगेन टाइमर लगाओ, 1 मिनट के अंदर सारा कैलकुलेशन होना चाहिए, ठीक है, 1 से 1.5 मिनट। नाउ कमिंग टू बायोलॉजी, प्लीज एम फॉर 360 आउट ऑफ 360 एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि यस आई हैव हैड स्टूडेंट्स जिनका 360 आउट ऑफ 360 आया है बायोलॉजी में, ठीक है, जो स्टेट टॉपर्स रह चुके हैं बायोलॉजी में, और वो वेरी मच पॉसिबल है, एक्चुअली वेरी मच पॉसिबल है। डायग्राम मास्टरी इज समथिंग दैट यू कैन डू, ओके। डायग्राम जो एनसीईआरटी में जो डायग्राम है, उन डायग्राम्स को ऑब्जर्व करो, ठीक है। डायग्राम का लेबलिंग टाइप का क्वेश्चन आना बंद हो गया है, बट कभी कभी अचानक से आउट ऑफ द ब्लू दे देता है, तो डायग्राम्स को देखना। अगर तुमको एनसीईआरटी का डायग्राम टफ लगता है तो देखो मैंने कैसे उस डायग्राम को बनाया है, ठीक है। अगेन आई एम रेफरिंग टू माय स्टूडेंट्स हियर। सेकंड थिंग इज टर्मिनोलॉजी, जो मैंने बोला भाई, बायो में बहुत सारा चीजें टर्म से ही तुम्हारा क्लियर हो जाता है। ऑस्टियो बोलने से बोन दिमाग में घुसना चाहिए, कॉन्ड्रो बोलने से कार्टिलेज दिमाग में घूमना चाहिए, ठीक है। ऐसे कई सारे टर्म्स है, कुछ टर्म मेडिकल टर्म्स है, राइट। तो रादर देन जस्ट रट्टा मारने से, इससे अच्छा कि टर्मिनोलॉजी को समझ लो। तो टर्म जब तुमको, जब एमसीक्यू में जब वो टर्म दिखेगा तुम्हारे दिमाग में अपने आप घूमने लगेगा, है ना। सर ऑस्टियो आर्थराइटिस का बात कर रहा है, क्या है, अच्छा समथिंग टू डू विद बोन, आर्थराइटिस समथिंग टू डू विद जॉइंट्स, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स है क्या, हाँ ऐसे सोचना है, समझ रहे हो ना मेरे बात को, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है, ओके। किडनी फेलियर क्या होता है, रीनल फेलियर क्या होता है, रीनल सुनते ही किडनी घूमना चाहिए दिमाग में, रीनल स्टोन मतलब किडनी वाला स्टोन, अरे भाई साहब ये सब चीजें। और तीसरा तो मैं ये स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा 10+ रिविजन्स। अगर तुम मेरे साथ कनेक्टेड हो, मेरे नोट्स को 10 टाइम्स रिवाइज करोगे। अगर तुम मेरे साथ कनेक्टेड नहीं हो, एनसीईआरटी है तुम्हारे पास, एनसीईआरटी को 10 टाइम्स रिवाइज करोगे, ठीक है। और ज्यादा फालतू चीजें नहीं पढ़ना है। मैं इस वीडियो के माध्यम से दूसरे इंस्टीट्यूट के बायोलॉजी के टीचर्स को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सर आप अपना नॉलेज को प्रूफ करने के लिए, मैम या सर जो भी, आप अपने नॉलेज को प्रूफ करने के लिए इतना मोटा मोटा नोट्स मत बनाइए, ठीक है। मैं मानता हूं आपके पास नॉलेज है, मैं उस चीज का रेस्पेक्ट भी करता हूं, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है। मैंने जब नीट का प्रिपरेशन किया था, मेरे को यार लगता था बायोलॉजी में इतना पढ़ना पड़ता है क्या 5 क्वेश्चन आता था एनसीईआरटी के बाहर से तब, अभी तो आता ही नहीं है, अभी तो आता ही नहीं है। तो अपग्रेड नहीं हुआ है आप लोगों में सर और मैम, प्लीज सर और मैम, क्योंकि मैं रिसेंटली भी दूसरे इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स भी जो आपके पास 11-12 करते हैं, ड्रॉप ईयर में मेरे पास आते हैं, या आपके पास 1 साल ड्रॉप दिया है, सेकेंड ड्रॉप में मेरे पास आया, तो मैंने उनका नोट्स देखा है। आप एनिमल किंगडम 1 महीना पढ़ा रहे हो, अभी भी आप जेनेटिक्स में ना जाने क्या क्या चीजें पढ़ा रहे हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, प्लीज ये काम आप लोग बंद कर दीजिए। आप एनसीईआरटी पे फोकस करिए, और एनसीईआरटी का ही टर्म अगर आपको कुछ समझाना है तो ही आप बाहर जाइए, अदरवाइज मत जाइए। ये चीज मैं भी करता था, बट मैं 2019-20 में करता था, उसके बाद मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे दिख गया है कि यार नहीं आ रहा है पेपर बाहर से, ठीक है ना। सो विजुअल मेमोरी इज द की टू मास्टरिंग द वास्ट सिलेबस ऑफ बायोलॉजी। यस ऑफ कोर्स, तुम अगर हार्ट को विजुअलाइज कर पा रहे हो, तुम अगर किडनी को विजुअलाइज कर पा रहे हो, तो उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को तो तुम अपने आप आंसर कर दोगे, ओके। सो द बिगेस्ट कमबैक, द फाइनल 30 days एग्जीक्यूशन प्लान, राइट। अभी हमने बहुत सारी बातें कर ली, सब्जेक्ट वाइज कर लिया, अब हमें करना क्या है उसके ऊपर फुल ऑन आते हैं। लास्ट 30 days में क्या करना है, डे 1 से डे 20 तक, ठीक है, रूटीन बनाने से बना लो। वी हैव टू फॉलो द 10 hour रूल, क्योंकि बायोलॉजी जो है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ चैप्टर्स भी ज्यादा है, 50% क्वेश्चंस जो है वो बायोलॉजी का ही है, और बायो में फुल मार्क्स स्कोर करना आसान है। तो इसलिए मैं 4 घंटे बायोलॉजी को दूंगा। कितना दूंगा, 4 घंटे बायोलॉजी को दूंगा, 3 घंटे मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को दूंगा, ठीक है। एक हाई यील्ड चैप्टर हर सब्जेक्ट में डेली करो। इसलिए हमने जो कोर्स डिजाइन किया, हमने क्या किया, हाई यील्ड टॉपिक्स को पहले रखा है, बाकी टॉपिक्स भी कराया जाएगा, बट पहले हाई यील्ड टॉपिक्स को कराया जाएगा। बेसिक वाला टॉपिक्स को करने के बाद हाई यील्ड टॉपिक्स, एंड देन वी विल मूव टू दी अदर टॉपिक्स। हाई यील्ड क्यों, क्योंकि उससे क्वेश्चन आना तय है, उससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा,
उससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा तो हाई टॉपिक पिक करो, उसको करो। दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रिंट, ठीक है, लास्ट 5 इयर्स का तो एटलीस्ट करना ही है, ठीक है। बट अगर तुम्हारा स्पीड अच्छा खासा आ जाता है तो 10 इयर्स का भी करके देख सकते हो, और टाइम एनवायरनमेंट में करना। 10 इयर्स में अगर तुम ऐसा कुछ क्वेश्चन देखते हो कि जो बहुत ज्यादा एनसीईआरटी के बाहर है, बहुत ज्यादा कुछ है, तो वो करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो उसमें हमें इतना ज्यादा समय खोटी नहीं करना, और इस 20 दिन में तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा वीक एरियाज क्या है। मतलब तुम देख रहे हो कि यार फिजिक्स का जब तुम न्यूमेरिकल कर रहे हो तो तुम्हें सपोज मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन तुमसे हो रहा है, लेकिन तुमसे वर्क पावर एनर्जी का नहीं हो रहा है, तो तुम वर्क पावर एनर्जी को अपने वीक टॉपिक्स में ऐड कर लो। और हमेशा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है, तो ऑनेस्टी के साथ तुम्हें बोलना है कि यार ये वाला जो चैप्टर है मुझे नहीं आता। बायो में हो सकता है कि जेनेटिक्स तुमको टफ लगे, ठीक है। कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है कि उसको मॉर्फोलॉजी का एग्जांपल्स रटना टफ लगे। तो जो भी तुम्हें टफ लगता है उसको बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ कि यार इस चैप्टर का क्वेश्चन है तो मैं कर ही नहीं पाता हूं, तो उस वीक टॉपिक्स को तुम हाईलाइट करके रखो, ठीक है। और उस पर हमें फोकस करना है, उस पर हमें फोकस करना है। शाम को जो वीक एरियाज तुम्हें पता चल गया पढ़ते पढ़ते 10 घंटा पढ़ने के बाद, तो उसको तुम्हें शाम को जो है देख लेना है, ठीक है। लास्ट का जो 21 से 30 है वो हम लोग मॉक टेस्ट के लिए रखेंगे मोस्टली, ठीक है। जो लोग तुम्हारा ड्रॉपर है, ड्रॉपर्स को तो मैं बोलूंगा कि पूरा 30 का 30 मॉक टेस्ट दो, बट 12 वाले स्टूडेंट्स को तो स्पेशली ये टाइम में तो देना ही है, ओके। सो देयर शुड बी अ सिमुलेटेड एनवायरनमेंट, ठीक है। यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट फ्रॉम 2 PM to 5:20। तुमको 5 PM में ही खत्म करना है, क्योंकि एग्जाम अब 3 घंटे का हो चुका है। लास्ट का 20 मिनट जो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया है वो दिया है तुम्हारा बेसिकली OMR वगैरह खुद से चेक करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली तुम लोग अगर खुद ऑन योर ओन कर रहे हो, घर से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो तुम्हें खुद से ही OMR देखना पड़ेगा। तो आंसर की के साथ OMR को देखने के लिए 20 मिनट का टाइम तुम ले सकते हो, ठीक है। और अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को अभी वो टाइम आ चुका है। देखो मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था यही वो टाइम था, मार्च का एंड के तरफ, जब तुम्हारा वीडियो तुमको मिल रहा है। उसके पहले तक क्या होता था, मेरा स्लीप साइकिल बहुत डिफरेंट था। मेरा स्लीप साइकिल ऐसा था कि मैं सुबह तक पढ़ता था, रात भर सुबह तक मैं पढ़ता था, ठीक है। और लेकिन क्या है ना कि मेरे टाइम में क्या है कि मेरे टाइम में एग्जाम जो है वो 10 बजे से 1 बजे तक होता था। अभी तो 2 से 5 कर दिया है, 10 बजे से 1 बजे तक होता था। तो मुझे 25 तारीख को ये चीज रियलाइज हुआ कि मुझे अपना स्लीप साइकिल जो है उसको चेंज करना है। तो पहले अगर मैं सुबह 6 बजे सोता था, धीरे धीरे मैंने क्या किया, मैंने शुरू किया कि यार मेरे को सुबह 6 बजे नहीं, मुझे अब कितने बजे सोना है, मुझे 5 बजे सोना है। उसका नेक्स्ट वीक मैंने किया कि 4 बजे सोना है। ऐसे करते 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 मैं 1-1:30 बजे तक लेके आ गया था, और 1-1:30 बजे तक लेने आने के बाद मेरे लिए आसान हो गया सुबह के 7 या 8 बजे उठना, ठीक है। तो तुमको अपने आप को हाईली एक्टिव बना के रखना है 2 से 5 बजे तक। 2 से 5 बजे तक कभी हैवी मील मत करना, ठीक है। तुम अगर अर्ली लंच करना चाहते हो अर्ली लंच कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पेट का इस बात का ख्याल रखो कि पेट बहुत ज्यादा भरा नहीं होना चाहिए और पेट बहुत ज्यादा खाली भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा खा के कुछ फायदा नहीं होता भाई, ये सब बकवास है, तुम्हारे घर वाले बोल सकते हैं, ठीक है। तुम मम्मी लोग स्पेशली ये चीज करता है, लड़कों के साथ तो ज्यादा ही करता है। मेरा मम्मी ने मुझे बहुत तंग किया है, मुलाटे भात ना खाए, मुलाटे एटू ना खाए, मुलाटे हेटू ना खाए, एब्लक सबक कोई থাকে তোমালোকে এই বস্তু তো ফেস করা सके है ना। तो आंटीज आपको भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने बच्चों को ओवरफीड मत करो, ठीक है। जितना बेयर मिनिमम खिलाओ, एगाल एगाल भात खाई नहीं दीबो, खुई जाबो यहाँ সিহঁতেও জানে, সিহঁতে হাঁহি আছে চাগে এইটো পাৰ্ট শুনি পেলাই। সো accustom your biological clock to the actual exam time. This should be the most hyperactive time. 2 बजे ऐसा होना चाहिए कि ना तुम निंजा बन जाओ कि पीछे कोई आ रहा है, ओहो मुझे पता चल गया, ठीक है। फिजिक्स में रोटेशन का ये वाला फॉर्मूला बता, हाँ याद आ गया। लगने से रात को तुम जब एग्जॉस्ट हो जाओगे उसमें अगर तुमको लगता है अरे भूल गया यार दिन को क्या पता, कोई दिक्कत नहीं, सो जाओ। बट 2 to 5 हाइपर एक्टिव होना है तुमको। डीप एनालिसिस, स्पेंड 3 hours एनालाइजिंग एवरी सिंगल मिस्टेक। क्या ये कैलकुलेशन का गलती था जो तुमने पेपर को एनालाइज करने के बाद तुमको देखना है कि क्या वो कैलकुलेशन का गलती था या कॉन्सेप्चुअल गैप था। अगर कैलकुलेशन का गलती था तो प्लीज वो क्यों होता है तुमको समझना पड़ेगा, क्योंकि तुम उस दौरान स्ट्रेस में थे, तुम काम नहीं थे, इसलिए। तो कैलकुलेशन करते वक्त थोड़ा सा केयरफुली करना है, थोड़ा सा केयरफुली करना है, इसलिए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं जो अपने स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट करा था यही वो कारण है। या फिर अगर कॉन्सेप्चुअल गैप अगर कुछ है, तुम कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए, अगर नहीं समझ पाए मेरे साथ कनेक्टेड हो तो मेरे वीडियो को वापस से देखो, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, नहीं तो मुझे डायरेक्टली डाउट भी पूछ सकते हो।
ठीक है, एंड देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस फॉर मिस्टेक्स। अभी मिस्टेक्स को ठीक करने का समय है, गलती होता है, घबराना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए गलती हो गया छोड़ दिया, गलती को ठीक करने का समय है। ओके, अब ये एक टिपिकल टॉपर्स शेड्यूल है। हालांकि मैं स्टूडेंट्स को ये भी बोलना चाहूंगा कि सम ऑफ यू मे नॉट बी एबल टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो तुम इस टाइम स्लॉट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट दिस, इसको मत करना चेंज, बाकी को तुम चेंज कर सकते हो। जैसे यहां पे मैंने 6 to 9 बायोलॉजी को दिया, 10 to 1 मैंने फिजिक्स को दिया और 7 to 10 शाम का मैंने केमिस्ट्री को दिया, करेक्ट। अब तुम इसको इधर उधर कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 3-3 जो भी है, बायो में तुम 1 घंटा और ऐड कर लो, तुम 1 घंटा और ऐड कर लो, ठीक है, बायो में, क्योंकि थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है। बट हाँ, ये वाला चीज चेंज नहीं होना चाहिए कि जब तुम मॉक टेस्ट कर रहे हो या रिवीजन कर रहे हो, स्टार्टिंग के कुछ दिनों में तुम रिवीजन करोगे, उसके बाद तुम मॉक टेस्ट दोगे, तो रिवीजन मॉक टेस्ट वाला टाइम यही होना चाहिए। बाकी टाइम तुम जब पढ़ रहे हो, न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो वाला चीज जो है तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। बायो में ध्यान रखना, हाई फैक्ट्स को हमें रिटेन करना है, फिजिक्स करते वक्त हमें, और फिजिकल केमिस्ट्री में भी हमें स्पीड और एक्यूरेसी हमारा गोल होना चाहिए कि हम जल्दी उस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं कि नहीं, टाइमर लगा के हमें करना है, ठीक है, और कैलकुलेशन एरर मिनिमाइज करना है। और बाकी जहां तक केमिस्ट्री की बात है, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस हमें रटना पड़ता है, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को हमें देखना है। अगर तुम्हें नहीं रटना है तो प्लीज मेरे कोर्स में आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे हम लोग इन चीजों को याद रख सकते हैं, ठीक है। क्या क्या मिस्टेक्स हमें अवॉइड करना है लास्ट मोमेंट में। भाई साहब, अगर इसमें फंस गए ना, इसमें फंस गए तो दुनिया बर्बाद है तुम्हारा, जिंदगी बर्बाद है, जिंदगी बर्बाद है तुम्हारा। अब तुम ये, अगर तुम अभी फंस गए ना मेरे भाई, तुमको अच्छा, तुमको क्या लगता है कि मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करता हूं, मैं फेसबुक यूज नहीं करता हूं, मैं व्हाट्सएप यूज नहीं करता हूं, मैं यूट्यूब यूज नहीं करता हूं, मैं भी करता हूं। लेकिन जब मेरा कोई एग्जाम आ रहा होता है, और अभी जो मैं तुम लोगों के साथ, मेरा इंस्टाग्राम खोल के देखो, मोस्टली मैं तुम लोगों की बात करता हूं, मैं कैरियर काउंसलिंग ही कर रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं भाई, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं बकैती नहीं कर रहा हूं। लड़कों को मैं कहना चाहता हूं, तुम लोग 100-150 लड़कियों को फॉलो करते हो, उनको हाय 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 हाय, प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई, अरे बाहर में जाने दो, रिप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है क्या फर्क पड़ता है उससे, नहीं कर रहा है नहीं कर रहा है, तुम क्यों समय खोटी कर रहे हो उस पर। कितनों का कितने लोगों ने फेक अकाउंट फॉलो करके रखा है, एआई वाला अकाउंट फॉलो करके रखा है। और लड़कियों को भी मैं कहना, तुम लोगों को लगता है ना कि 10-15 लड़के तुमको इनबॉक्स में आ रहे हैं, हाई ब्यूटीफुल नाइस डीपी ये सब लिख के दे रहे हैं, और तुमको लग रहा है कि वाह मैं हुस्न परी, मैं जाने जहां। भाई ये लड़के सबको लिखते हैं, मैं बता रहा हूं इनकी रियलिटी, ये सबको बोलते हैं वो चीज, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा डीपी बहुत अच्छा है, तुम्हारा इयररिंग्स बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारे बैंगल्स बहुत सुंदर है, ईद में क्या पिक्चर अपलोड किया है आपने, होली में रंग लगाते हो कितनी खूबसूरत लग रहे हो। क्या तुमको सिर्फ बोलता है क्या वो लोग। अब मुझे पता है लड़कों को गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि सर आपने तो सीक्रेट रिवील कर दिया। भाई ये रियलिटी है। तो आज ही अभी तक अगर नहीं किया ना, बहुत शर्म की बात है। और अगर तुम में थोड़ा सा भी शर्म बचा है तो आज ही इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब नहीं, यूट्यूब में पढ़ाई का चीज भी है, मैं भी हूं, है ना। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप में भी लिमिटेड कॉन्टेक्ट रखो। जैसे कि मेरे साथ अगर तुम डाउट डिस्कस कर रहे हो, यू कैन कीप द व्हाट्सएप, दैट इज प्रोडक्टिव, ठीक है। तुम मम्मी पापा से दूर रहते हो, मम्मी पापा से बात करना चाहते हो, ओवर व्हाट्सएप टेक्स्ट कर देते हो, ये वो मार्क्स बता देते हो, तुम मुझे कोई डाउट्स पूछ रहे हो, दैट इज फाइन। बट ये हाय हेलो क्या कर रहे हो, शाम को क्या कर रही हो, बाहर चाय पीने जाते हैं, ये सब बकवास बंद होना चाहिए, ठीक है। ये सब बकवास अभी बंद होना चाहिए। सोशल मीडिया डिलीट एवरीथिंग। इंस्टाग्राम तुमको एम्स में लेके नहीं जाएगा, याद रखना इस बात को। मेरा नहीं था सोशल मीडिया प्रिपरेशन के टाइम में, सच बता रहा हूं मैं। और अभी भी अगर है तो ऐसा नहीं कि मैं दिन भर पढ़ा रहता हूं उसमें, दिन भर पढ़ा रहता हूं, रील स्क्रॉल कर रहा है नहीं, मुझे पता है मेरा लिमिट, मुझे कहां रुकना है मुझे पता है। मुझे अगर फील हो रहा है रील देखने में 15-20 मिनट देखूंगा, फिर आई एम डन, आई एम नॉट एन इंस्टाग्राम उसके बाद, ठीक है। टू मेनी बुक्स, अगेन दिस इज वन ऑफ द मेजर मिस्टेक्स। इवन इफ योर बोर्ड का टीचर बोलेगा तुम्हारा बोर्ड का टीचर का कोई नॉलेज है नहीं नीट के प्रिपरेशन का, अगेन मैं कभी कभी गुस्से में आता हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को कुछ टीचर ने बोला ये रेफरेंस बुक खरीदो, वो, और वो लोग मुझे पूछते हैं सर मेरे टीचर ने तो बोला था ये वाला मोटा सा केमिस्ट्री का किताब लेने के लिए, ये वाला फिजिक्स का किताब लेने के लिए। अबे गाली निकल रहा है भाई नहीं करता है वो सब,
नहीं करना है, एनसीईआरटी करो, तुम्हारा अच्छा टीचर है तो उसका नोट्स फॉलो करो, मेरे साथ कनेक्टेड तो मेरा नोट्स फॉलो करो। किताबें खरीद के, इतना मोटा मोटा किताब खरीद के लोगों को शो ऑफ नहीं करना है, पापा मम्मी का पैसा वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। नॉट टू मेनी बुक्स, स्टिक टू द एनसीईआरटी, इफ नॉट एनसीईआरटी योर टीचर का नोट्स। मल्टीपल बुक्स का मतलब एब्सोल्यूट कंफ्यूजन, ठीक है। अरे यार हम लोग जब मेड स्कूल में भी जब प्रिपरेशन करते थे, हर एक सब्जेक्ट का 3-4 बुक्स है। जैसे मैं तुम्हारे पास एक बुक मैं तुम्हें दिखाता हूं, जैसे सेकेंड ईयर का ये एक बुक है रॉबिन्स पैथोलॉजी बोल के, ठीक है। तो कुछ लोग रॉबिन्स पढ़ते हैं, कुछ लोग जो है दूसरा बुक पढ़ते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई तुमको अगर पास होना है तो कोई एक बुक पकड़ो, एक ही बुक पकड़ो और उसको पढ़ो, ठीक है। 10-15 किताब पढ़ के कोई फायदा नहीं है, तुम कंफ्यूज ही होगे उल्टा। रॉबिन्स का लैंग्वेज का स्टाइल अलग है, एक गीतिका शर्मा बोल के एक बुक थी Q&A टाइप, दैट बुक हैज डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज, थोड़ा बहुत रॉबिन से एक्सट्रैक्टेड है बट थोड़ा अलग है। फिर कुछ कोचिंग के नोट्स अलग है, तो जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ो बस, ठीक है। ये हमेशा के लिए है, ये जस्ट नीट के लिए नहीं है। एंड अनदर मिस्टेक दैट पीपल डू इज स्किपिंग स्लीप, ओके। आई थिंक इन माय प्रिपरेशन during NEET, this was the only mistake that I did in the initial days, up till you can say up till March और April मेरा ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मैं स्टूडेंट्स को नहीं बोलूंगा, एटलीस्ट 6 घंटा सो जाओ, ठीक है। 6 घंटा सो जाओ, 10 घंटा नहीं सोना है, 6 से 7 घंटा इज फाइन, ओके। देखो यार 6 घंटा भी अगर सोते हो ना, तुम्हारे पास 18 घंटा बचा रहता है। लोग मुझसे भी पूछता है कि सर आपने मेडिकल प्रोफेशन छोड़ा है क्या? मैं बोलता नहीं छोड़ा। सर आप पढ़ाते हो क्या? हाँ मैं पढ़ाता हूँ। सर आप जिम शिम करते हो क्या? बिल्कुल जाता हूँ मैं। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंस्टीट्यूट्स में भी मैं अपना ड्रॉपर बैच पे फोकस करता हूँ, मेरा अभी ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, मेरा एक स्कूल है जहां पे मैं जाके स्टूडेंट्स को गाइड करता हूं। तो इतना सब कुछ काम हम कैसे कर रहे हैं? क्योंकि भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने हमें 24 घंटा दिया है। 24 घंटा बहुत होता है, ठीक है। मैं 4 घंटे के काम से सरवाइव कर रहा हूं, बट मतलब स्लीप से सरवाइव कर रहा हूं। 4 घंटा सो रहा हूं और मैं सरवाइव कर पा रहा हूं। हो सकता है तुम 4 घंटा ना कर पाओ, तुम 6 से 7 घंटा करो। 4 घंटा हेल्दी भी नहीं है, बट हम लोग यूज्ड टू हो चुके हैं यार, हम लोग यूज्ड टू हो चुके हैं। हमें 4-5 घंटा नींद हो जाता है, हम काम कर सकते हैं। मेरा आंख देख के लग रहा है क्या मेरा कोई जोश में कमी है? मेरे बातों को सुन के लग रहा है क्या मेरे में कोई जोश की कमी है? मैं तुमसे तो 10-12 साल बड़ा भी हूं उम्र में। I am young, I am still young, but I am older than you. That's the reality. Okay? So अगर मैं 4 घंटे मैं अगर मेहनत कर सकता हूं तुम्हारे लिए, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? मैं जो कंटिन्यूअसली अभी पिछले 40-45 मिनट से बके जा रहा हूं, एनर्जी नहीं चाहिए क्या? एनर्जी तो चाहिए। तो तुम्हें 6 घंटा तो सोना है एटलीस्ट, ठीक है। बाकी 18 घंटा बहुत है सब कुछ करने के लिए, रिवीजन, मॉक टेस्ट, ये वो बहुत है, ठीक है। What is the unstoppable mindset जो हर एक डॉक्टर बनने वाले एस्पायरेंट के अंदर है या होना चाहिए? पहला कि डिसिप्लिन मोटिवेशन से भरा है। 10 घंटा बैठ के पढ़ना, मैं फिर से बोलूंगा, एट ए टेंडर एज लाइक योर्स, 17 साल 18 साल के तुम लोग बच्चे हो, 19 साल के बच्चे हो, तो भाई तुम्हारे लिए मुझे पता है मुश्किल है, मुश्किल तो है। डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी होता है, डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। 12-14 घंटा तो मैं काम कर ही रहा हूं, रोज कर रहा हूं, रोज 12 से 14 घंटा एवरी सिंगल डे। उसके लिए मुझे कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने का जरूरत नहीं है कि मैं यूट्यूब में खोज रहा हूं मोटिवेशनल वीडियोस टू स्टडी, मोटिवेशनल वीडियोस टू वर्क, मोटिवेशनल वीडियोस टू लव योर वर्क, लव योर पैशन। ये नहीं यार। नीट के प्रिपरेशन के टाइम में भी मैं 12-14 घंटा पढ़ता था। एमबीबीएस में घुस के भी मैंने पढ़ा है। एमबीबीएस में चलो ऑप्शन नहीं था, नहीं पढ़ोगे फेल हो जाओगे बिकॉज द सिलेबस इज ह्यूज, राइट। सो मोटिवेशन इज अ स्पार्क एंड डिसिप्लिन इज द इंजन। तो रिमेंबर दिस थिंग कि भाई अभी मैं भी मोटिवेट कर सकता हूं तुमको, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। मोटिवेट करना तुम लोगों को बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन मुझे पता है कि ये नहीं टिकेगा। 1 दिन टिकेगा, 2 दिन टिकेगा, तीसरे दिन वापस बैक टू नॉर्मल हो जाओगे, ठीक है। और दूसरा, ऑलवेज विजुअलाइज
success. Visualize this white coat every time you feel like I cannot make it, every time you feel like कि नहीं होगा मुझसे, मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा, मुझसे नीट क्रैक नहीं होगा, मेरा फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा. लंबा सांस लेना और फिर आंखें बंद करना, खुद को विजुअलाइज करना व्हाइट कोट में, खुद को विजुअलाइज करना स्टेटो में, खुद को विजुअलाइज करना हॉस्पिटल में चलते हुए, खुद को विजुअलाइज करना पेशेंट्स को देखते हुए. तुम खुद पर होगे. जरूरत ही नहीं है दूसरे इंसान को मोटिवेट करने की. यू हैव टू विजुअलाइज द व्हाइट कोट एवरी टाइम यू वांट टू क्विट. ओके, एंड कीप योर आइज ऑन द अल्टीमेट प्राइस. तुम्हें पता है ना ये मिलने के बाद तुम्हारा ऑरा क्या होगा? यू विल इंक्रीज 999 प्लस ऑरा पॉइंट्स. ओके, यू विल बी, इंस्टाग्राम के लैंग्वेज में बोल देता हूं, यू विल बी ट्रेंडिंग इन योर लोकेलिटी. ओहो, पेरेंट्स भी सो प्राउड हो जाएगा यार. पेरेंट्स को बोलेगा ओमुकर लड़ा है डॉक्टर वेगल ना, ओमुकर साली डॉक्टर वेगल ना. आई रिमेंबर हाउ माई पेरेंट्स यूज्ड टू फील जब मैंने नीट निकाला था. मुझे पता है, मिनी सेलिब्रिटी बन गए थे वो लोग. और पहली बार मुझे मजा इसलिए आ रहा था कि पहली बार मेरे पेरेंट्स को मेरे नाम से पहचाना जा रहा है. आगते तो कहो ना ओमुकर लड़ा, ओमुकर साली, इतना कहो कि ओमुकर माँ, ओमुकर बापेक. बुझी भाई साहब? ठीक है, पीपल विल स्टार्ट टू रिकॉग्नाइज यू. उसके पहले तो तुम्हारा आइडेंटिटी वैसा ही होता है, तुम्हारा पापा के नाम से, मम्मी के नाम से, है ना? तो उस चीज के लिए हमें ध्यान रखना है. द अनस्टॉपेबल माइंडसेट. ओके, रीड दिस लाइंस. लगने से इस लाइन को भी तुम अभी स्क्रीनशॉट मार के रख लो, प्रिंट करवा के वॉल में चिपका दो. द डेज यू वर्क द हार्डेस्ट इज वन ऑफ माई फेवरेट लाइन्स. द डेज यू वर्क द हार्डेस्ट व्हेन यू आर द मोस्ट टायर्ड आर द डेज दैट डिफाइन योर सक्सेस. एकदम सत्य वचन है, एकदम सत्य वचन है. मैं अभी जो तुमसे बात कर रहा हूं ना, पता है ये जो स्टेटो मैंने कंधा में रखा है, इस जगह पे मेरा दर्द है, कंधे में दर्द है मेरा. मैं जो पेन उठा उठा के कार को, मेरा यहां पे पूरा दर्द है, मेरा यहां पे पूरा दर्द है. ठीक है, मेरे पैरों में भी दर्द है, पर मजा आ रहा है यार. पता नहीं, मजा आ रहा है यार, सच बता रहा हूं, मजा आ रहा है. मैं फेक नहीं रहा. तुमको अगर समय मिलता है कभी तो तुम आके मेरा शेड्यूल देख लेना. गुवाहाटी आके नीट के बाद मेरे से मिलने आना और आके मेरा शेड्यूल देख लेना. पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि सच बोल रहा हूं. ठीक है, जिस दिन तुम सबसे ज्यादा थके हुए होते हो और तुम उस दिन बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, वही वो दिन है जो तुम्हारे सक्सेस को डिफाइन करेगा. जब तुम्हें वो सीट मिल जाएगा ना, जब तुम्हें स्टेटो और व्हाइट कोट मिल जाएगा ना मेरे भाई या मेरा बहन, you will feel it's worth it. You will cry out of happiness. Your parents will cry. Your parents, वो खुशी के आंसू होंगे, ऐसा नहीं दुख वाले आंसू, वो खुशी वाले आंसू होंगे. वो those will be the tears filled with pride. And believe me guys, I have been through this. My students have been through this. मैं अपने जिन स्टूडेंट्स को सीट मिलता है, मैं हमेशा उनको पेरेंट्स के साथ बैठ करके बातें करता हूँ. उनके पहले भी बात करता, फोन में मेरी अच्छे से विस्तार से बातें करता हूँ. मुझे दिखता है यार, बहुत पेरेंट्स रो देते हैं यार. बहुत पेरेंट्स जो उम्र में मेरे से बहुत बड़े हैं वो झुकने लग जाते हैं ऐसे कर. मैं तो मना कर देता हूँ वैसे, वो आउट ऑफ रेस्पेक्ट पैर वैर छू लेता है. ठीक है, वो फीलिंग अलग फीलिंग होता है. ठीक है, वो फीलिंग अलग फीलिंग होता है. वो तो मैं आउट ऑफ रेस्पेक्ट कभी ये चीज करने नहीं देता. स्टूडेंट कभी आके पकड़ा, वो भी मैं मना ही करता. मैं बोलता यार मेरे को बुढ़ा फील करा रहा है क्या तू लोग. ठीक है, बट हाँ ये होता है, ये बिल्कुल होता है. और प्लीज मैं कहूंगा लाइफ में कभी एक बार इस फीलिंग को एक्सपीरियंस करके देखो भाई साहब, बहुत मजा आता है बे, बहुत मजा आता है. ठीक है, बहुत ज्यादा मजा आता है. मतलब अभी भी मैं नॉस्टैल्जिक हो जाता हूँ पीछे का चीज देख के. मुझे भी थोड़ा थोड़ा गूज़बम्प्स हो रहा है, तुम देख नहीं पाओगे बट हो रहा है, क्योंकि वो फीलिंग अलग लेवल का फीलिंग है, अलग लेवल का फीलिंग है. एक बार तो एक्सपीरियंस कर लो मेरे भाई, और जब उम्र कम होगा तब एक्सपीरियंस करके और मजा आता है. विन द डे गाइस, विन द डे. ओके, इमेजिन विक्ट्री, इमेजिन द व्हाइट कोट, इमेजिन द स्टेथोस्कोप, इमेजिन योर पेरेंटल प्राइड. ओके, इमेजिन योर पेरेंटल प्राइड. नाउ you have to accelerate your preparation of course. okay, previous year question based learning करना है, हाई टॉपिक. देखो ये मैंने प्रॉपर एनालाइज किया हुआ है मेरे भाई, प्रॉपर एनालाइज किया हुआ है कि कोई भी चैप्टर में अगर तुम देखते हो कि जो पुराने ट्रेंड में जो क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिन जिन टॉपिक से आता है ना, वो हार्डली 20% ऑफ द सिलेबस से होता है. मतलब 20% ऑफ द टॉपिक्स ऑफ दैट चैप्टर से होता है.
जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जेनेटिक्स की बात करूं तो जेनेटिक्स में ज्यादातर क्वेश्चन कहां से पूछता है, लैक ऑपेरॉन से पूछता है, ठीक है, लैक ऑपेरॉन से पूछता है, फिर तुम्हारा हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट इससे पूछता है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट से पूछता है, राइट। अब मैं देख रहा हूं कि इन टॉपिक से तो बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को क्यों ना मैं अच्छे से कर लूं। ऐसा हर चैप्टर में होता है, जो कि मैंने अपने कोर्स में चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, हर जगह बताया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा है। रिवीजन लास्ट में थोड़ा सा फास्ट करना है, ठीक है, फास्ट करना है, एक्टिव रिकॉल्स के थ्रू ही करते रहो, एक्टिव रिकॉल्स के थ्रू करते रहो। एंड ऑब्वियसली यू नीड एक्सपर्ट गाइडेंस एज वेल, यू नीड द स्ट्रेटेजीज व्हिच आर यूज्ड बाय टॉपर। एंड आई थिंक इन दिस वीडियो, ये थोड़ा लंबा भी हुआ ये वीडियो, बट इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि तुमको हर एक बात बताऊं जो तुम्हें शायद पहले ना पता हो, ठीक है। So if you haven't started yet, I would love to tell you कि we have our course in our official White Code Achievers app and it is live and it is priced at only $499, okay, for the first couple of people who are buying it, okay। बहुत लोगों ने ले लिया है, बहुत लोग डेली बेसिस पे हमें इंक्वायरीज मिल रहा है, और तुम लोगों भी अगर अभी अगर तुम लेते हो तो we can give you at this particular price only। So you should not wait for the right time। the right time कुछ right time नहीं है, यही वो समय है जब तुम्हें शुरू करना है। अभी वीडियो मिल रहा है तो अभी शुरू करो, ठीक है, अभी वीडियो मिल रहा है तो अभी शुरू करो, लेट नहीं करना है, ठीक है, लेट नहीं करना है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ऐप का वगैरह का, तुम आराम से जो है शुरू कर सकते हो। Your journey to AIIMS start here, okay? Why I keep talking about AIIMS despite being from GMCH? I say कि तुम्हें टारगेट करना चाहिए और एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली जब तुम टारगेट करोगे ना तो तुम्हें ऑब्वियसली तुम्हें स्टेट का जो बेस्ट मेडिकल कॉलेज है जीएमसीएच हो गया, या इवन एम्स गुवाहाटी इज आल्सो डूइंग क्वाइट गुड, ठीक है। तो यू हैव टू कीप योर टारगेट कि मुझे 650 प्लस लाना है, मुझे एम्स में घुसना है। ऐसा अगर तुम सोचोगे, मेरा भी वही माइंडसेट था, इसलिए शायद मैं नॉर्थ ईस्ट के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में घुस पाया हूं, ठीक है। अगर मेरा ड्रीम छोटा होता, अगर मैं ये सोचता कि मुझे जैसे जैसे बोरपेटा मेडिकल कॉलेज में मिल जाए तो शायद मुझे नीट भी ना मिलता, मतलब वो भी नहीं मिलता मुझे, ठीक है। तो हमेशा एम को अपना हाई रखो, एम फॉर एम्स, ऑलराइट, करेक्ट। जो ये कोर्स है, जिसको नहीं पता है मैं लास्टली बता देना चाहता हूं, यहाँ पे हम लोगों ने कंसेप्चुअल वीडियोस रखा है। मैंने फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हर दिन हम लोग वीडियोस जो है वहां पे डालते रहते हैं। 3 से 4 वीडियोस डेली बेसिस पे मिलता रहता है। और जो गेम चेंजर है उस वीडियो का वो ये है कि ये वीडियोस हार्डली 30 to 45 मिनट्स का है, तो तुम्हारा रिटेंशन पावर में कोई इश्यूज नहीं होगा, तुम बोर नहीं फील करोगे और तुमको ऐसा भी नहीं लगेगा कि कमर उमर में दर्द हो रहा है, ऐसी वीडियो ही देखे जा रहा हूँ, स्क्रीन देख देख के जो है मेरा आंखों में प्रॉब्लम हो गया है। मुझे पता है 12 घंटा 14 घंटा का मैराथन चल रहा है यूट्यूब में, बट वो कोई काम का नहीं है। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ भाई, कोई काम का नहीं, चाहे इसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में आके कोई गाली भी दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। So the NEET Rapid Revision Course 2016, the link is given in the description. Go and watch this out, guys. Some of the demo videos are available on my YouTube channel. You can follow this chemistry का demo videos daily basis पे मैं दे रहा हूँ। जिनको लगता है कि पता नहीं सर कैसा पढ़ाते होंगे, सर को पढ़ाना आता भी है क्या, सर अच्छे से पढ़ाते हैं क्या, तो उसके लिए मैं डेमो वीडियो केमिस्ट्री का देना शुरू कर दिया है। फिजिक्स का भी दूंगा, बायो का भी दूंगा, लेकिन एक बात है, डेमो वीडियोस डेली एक वीडियो ही अपलोड होता है, तो ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा लेट हो जाए। मैंने पॉकेट फ्रेंडली लगा है। डियर पेरेंट्स, डोंट वरी अबाउट द मनी, ठीक है, इट्स जस्ट 499, ओके। आई कुड हैव सोल्ड दिस कोर्स एट 4999। मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स कोविड के टाइम में और कोविड के बाद भी, इनफैक्ट मैंने जब ऑनलाइन मेंटरशिप किया था तब मेरा कोई ऐप वगैरह नहीं था, तब मैंने पेरेंट्स से 36,000 ईयर भी लिया था, और तब चीप कोर्सेज भी चल रहा था, 36,000 ईयर भी रखा था, बट वो ऑब्वियसली वो पेरेंट्स अफोर्ड कर पा रहे थे इसलिए, और ज्यादा बड़ा बैच भी नहीं था वो। बट दिस इज जस्ट फॉर 499 and the content has no difference whether I charge 36,000 or I charge 500. The content is solid, the content is up to dated, not those long biology videos जो पता नहीं टीचर्स अब भी क्यों बना रहे हैं, no use whatsoever. So we have kept the price as low as possible. I think nobody will give you this crash course at this particular price in the entire country. तुम दूसरे इंस्टीट्यूट्स का जो भी ऑनलाइन स्टार्टअप्स है उनका भी देख लो, इस प्राइस में कोई नहीं देने वाला है तुमको, ठीक है। इसके पीछे कारण भी ये है कि मुझे यार जरूरत नहीं है इतने पैसों का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। हो जाएगा यार मुझे, तुम अगर ये 499 का कोर्स लेके अगर 10 स्टूडेंट भी नीट क्रैक कर दे, 10 भाई मैं खुशी से बौखला जाऊंगा, वही टारगेट है, ठीक है। मैं अपने एंडोर्फिन्स के लिए कर रहा हूं, सबको वही करता है, सबको खुश रहने के लिए करता है, राइट।
तो चलो वीडियो को और लंबा नहीं करते हैं, बहुत सारी बातें मैंने की है, मुझे उम्मीद है कि तुमको बहुत सारा बातों से तुम रिलेट कर पाए हो और तुम लोग जल्दी मेरे साथ रैपिड रिवीजन कोर्स में ज्वाइन करोगे। और जिन्होंने ऑलरेडी कहीं कोचिंग लेके रखा है, तुमको मैंने पूरा स्ट्रेटेजी बता दिया, क्या करना है तुमको पता है, प्लीज वो सब काम करना। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।